अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर्स का एनालिसिस करेंगे। इससे वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1 जो है, जो प्रीवियस वीडियो सर ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, सो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस क्वेश्चंस को जो है एनालिस करने की कोशिश करें। बिकॉज ऑलरेडी पार्ट 1 जो है अपलोडेड है, तो ये मोटिवेशन या फिर लर्निंग का पार्ट 2 हिस्सा जो है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मोटिवेशन का मतलब जिसे हम उर्दू में हौसला अफजाई कहते हैं। यहाँ पर पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे। मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन्स बिहेवियर सेटिस्फाइंग साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये जो है मोटिवेशन का डेफिनेशन है। उर्दू में इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है: जिस्मानी या नफ्सियाती ज़रूरियात को पूरा करने वाले रवैये को शुरू करना, हिदायत देना और बरकरार रखना जो है ये हौसला अफजाई कहलाता है। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश या उर्दू में कोई भी वर्जन में आप डेफिनेशन इसको ठीक तरीक़े से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल जो है, द फेज़ ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर एक फेज़ ऑफ डेवलपमेंट या फिर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रिवील होना या फिर दिखाई देना शुरू होते हैं, जो क़बल पैदाइश माँ बाप से जीन्स के थ्रू ऑलरेडी इनमें इनहेरिटेड होते हैं, या फिर जैसे हम तौरीस कहते हैं, विरासत के ज़रिए जीन्स में ख़ुसूसियात ऑलरेडी इनके जिस्म में रहते हैं, लेकिन पैदाइश के बाद ही बिल्कुल बात भी दिखाई नहीं देते। इन ख़ुसूसियात को ज़ाहिर होने के लिए एक वक्फ़ा ज़रूरी है जिसे हम मैच्योरेशन कहते हैं। मैच्योरेशन को जो है हम उर्दू में पुख्तगी भी कहते हैं। इसके बारे में तफसील से आप प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सुन चुके हैं या फिर देख चुके हैं। मैच्योरेशन जो है, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो फिर वहाँ पर जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए, परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी बाय अ स्टूडेंट बिकॉज ही फाइंड्स इंटरेस्ट। यहाँ पर एक तालिब इल्म जो है कोई एक्टिविटी या फिर कोई मुकाबला कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका वजह जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। यहाँ पर मोटिवेशन के 2 अक़साम हैं। मोटिवेशन का मतलब जो है हौसला अफजाई के 2 अक़साम हैं। इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस पार्ट में क्वेश्चन आते रहता है। तो यहाँ पर मोटिवेशन के जो टाइप्स हैं, उसमें टाइप 1 है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या फिर जिसे हम नेचुरल मोटिवेशन भी कहते हैं। सो आई रिपीट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर नेचुरल मोटिवेशन कहते हैं, जिसे हम उर्दू में कुदरती हौसला अफजाई कहते हैं। मोटिवेशन की दूसरी किस्म टाइप 2 जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर आर्टिफिशियल मोटिवेशन भी कहते हैं। इसको उर्दू में हम मसनूई हौसला अफजाई कहते हैं। यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है एक फ़र्द में खुद ही से हौसला अफजाई होना या फिर कुदरती तौर पर हौसला अफजाई। ये ख़ुद एक तालिब इल्म अपने अंदर हौसला अफजाई ख़ुद की करता है। किस लिए? ख़ुद की शनाख्त हासिल करने के लिए या फिर इनफरादियत हासिल करने के लिए। नथिंग बट एक स्टूडेंट जो है या फिर एक इंडिविजुअल सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करने या फिर इंडिविजुअलिटी जो सबसे डिफरेंट है, क्या है मुझ में जो सबसे डिफरेंट है, ये जो ख़ुद पहचानने की एबिलिटी रहती है, उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। कुदरती तौर पर यहाँ पर अंदर से हासिल होता है। यहाँ पर माहौल या फिर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता। ये जो है बच्चे में जो है गोल सेट होता है या फिर किसी को देख के मुझे ऐसा बनना है, ये जो असर होता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो ये तालिब इल्म में खुद ही से आता है। यहाँ पर एक और किस्म में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर आर्टिफिशियल मोटिवेशन, जिसे उर्दू में मसनूई हौसला अफजाई कहते हैं। मसनूई हौसला अफजाई जो है यह माहौल से हासिल होती है और जो है एक सिर्फ अमल होता है, एक कोई मकसद नहीं होता है, जस्ट एक अमल होता है। तो ये जो नज़रिया था, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का नज़रिया जो था, वो माहिर नफ्सियात जो हैं तर्ज़ अमल वाले, मतलब बिहेवियरिस्ट तर्ज़ अमल वाले जो माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने जो सजेस्ट किया है वही जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जो नज़रिया था वो कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक दोनों ने नज़रिए वालों ने भी इसको जो है सपोर्ट किया है।
एक्चुअली इन प्रैक्टिकल लाइफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर तलबा को या फिर तालिब इल्म को खुद से एहसास होना चाहिए कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है या फिर मैं सबसे अलग किस तरह बन सकता हूँ। तो ये जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की मिसालें हैं। तो यहाँ पर सवाल देखिए, परफॉर्मिंग एन एक्ट, स्टूडेंट जो है खुद ही से इंटरेस्ट हासिल करके जो एक यहाँ पर मोटिवेशन हासिल करके कोई एक्ट परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल प्लेइंग पियानो, प्लेइंग गिटार और प्लेइंग क्रिकेट। ये जो है उसके खुद का इंटरेस्ट के बेस्ड वो खुद ही से जो है वो मोटिवेट होता है, वो जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन की मिसाल है। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक का अपोजिट है। इंट्रिंसिक जो है खुद ही से इनसाइड से आता है, एक्सट्रिंसिक जो है वो आउटसाइड से। यहाँ पर किसी को देख के इम्प्रेस होना जो है एक्सट्रिंसिक की मिसाल है। इंट्रिंसिक की मिसाल जो है खुद ही से आना, खुद के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। मगर यहाँ पर जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में जो है खुद ही से नहीं आता है, या फिर किसी को देख के आइडियलाइज करके मॉडल्स को या फिर दूसरे जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको अपना रोल मॉडल बनाकर जो है हम, या फिर कोई टीचर, डॉक्टर, एनीथिंग को रोल मॉडल बनाकर हम मोटिवेट होते हैं, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो ये हमेशा हमें माहौल से हासिल होता है। अगला सवाल देखिए, एक्सट्रिंसिक लर्निंग इज़ एम्फसाइज्ड बाय, जो ये नज़रिया था एक्सट्रिंसिक लर्निंग का या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, माहौल से सीखना या फिर माहौल से हौसला अफजाई हासिल करना, ये जो है बिहेवियरिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट या फिर माहिर नफ्सियात थे उनका नज़रिया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोटिवेटिंग टेक्निक। तो यहाँ पर मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए एज ए टीचर हमें सम टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है या फिर हम जिसे स्ट्रैटेजीज़ भी कहते हैं, उर्दू में हम हिकमत अमली भी कहते हैं। जो स्ट्रैटेजीज़ मोटिवेशन को इंक्रीज़ करते हैं वो है सबसे पहला रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जिसे सज़ा और जज़ा कहते हैं। तो स्टूडेंट के पॉजिटिव मेजर पे जो है या फिर पॉजिटिव स्टेप पे हम रिवॉर्ड देते हैं, गलत या फिर नेगेटिव स्टेप पे उसे हम पनिश करते हैं। सो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, सज़ा और जज़ा। तो दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ ऑफ प्रेज एंड ब्लेम, यहाँ पर तारीफ़ करते हैं और हम इल्ज़ाम लगाते हैं। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास के से रिलेटेड कोई आंसर दिया है तो हम उसे प्रेज़ करते हैं। अगर किसी ने भी जो है रेस्पॉन्स नहीं किया तो हम इल्ज़ाम लगाते हैं, कहाँ होता है आपका ध्यान, कोई भी क्लास में जवाब नहीं देता। तो ये जो है तारीफ़ और इल्ज़ाम या फिर यूज़ ऑफ प्रेज एंड ब्लेम वर्ड्स भी है जो है मोटिवेशन को इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर तीसरी स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेस एंड फेल्योर, कामयाबी और नाकामयाबी। कामयाबी जो है बच्चों में खुद ब खुद मोटिवेट होते रहते हैं, ये जो अगर कामयाब होते हैं तो मोटिवेट होते हैं। चंद एक बार नाकामी भी मोटिवेशन उनके लिए प्रोवाइड करती है। यहाँ पर इस बार नाकाम हुए, अगली बार जो है हमें नाकाम नहीं होना है, ये जो एहसास निदामत जो होता है वो हमें नहीं महसूस करना है। ये सब जो सोचते हैं वो सक्सेस एंड फेल्योर की मिसाल नहीं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, जिसे हम फीडबैक कहते हैं या फिर नतीजे का इल्म या राय। अगर कोई बच्चा एक एग्ज़ाम देता है तो हमने उसके रिज़ल्ट को रिवील करना है, स्टूडेंट के को दिखाना है उसका पेपर या फिर उसका रिज़ल्ट, उसको ख़ुद को अपना अचीवमेंट मालूम करना है। अगर हम कंटिन्यूस हर दिन टेस्ट लेते हैं, उसका अचीवमेंट नहीं बताते हैं, तो जो अच्छा पढ़ता है गिफ्टेड बच्चा जो है वो लो फील करता है, क्या होगा मेरा रिज़ल्ट, मुझे कुछ नहीं आइडिया मिल रहा है। और जो नहीं स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि मिस तो या फिर सर तो रिज़ल्ट नहीं देखेंगे या फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट्स, कोई भी हम टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करें उसका रिज़ल्ट जो है स्टूडेंट को रिवील करना ज़रूरी है।
तो अगली स्ट्रैटेजी जो है वो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन है। यहाँ पर मुकाबला और ताउन। तो जो है एक हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए तालिब इल्म या फिर क्लास के दरमियान जो है कंपटीशन। अक्सर देखिए यहाँ पर गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं वो या फिर अबव एवरेज जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस में लगे हुए रहते हैं। तो ये कंपटीशन जो है हेल्दी लेवल तक रहना चाहिए, इसके कुछ नेगेटिव और फिर ऐसे असरात नहीं होने चाहिए, मुनफी असरात। तो जो है कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ साथ जो है हम यहाँ पर मोटिवेट होते रहते हैं, यहाँ पर कोई भी मुनफी सोच नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है लेवल ऑफ एस्पिरेशन, या फिर यहाँ पर ख्वाहिश की सतह है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने या फिर किसी भी गोल को रीच करने के लिए सबसे पहले जो है ख्वाहिश होना चाहिए। जो ख्वाहिश की सतह जितनी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर मोटिवेशन भी उतना ज़्यादा रहता है। तो नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो ईगो इन्वॉल्वमेंट। ईगो का मतलब अना या फिर वो तर्ज़ अमल जिसमें ज़ात को मलूस कर लिया गया हो। यहाँ पर जो है एक तालिब इल्म को अपनी अना का एहसास होना चाहिए। अगर मैं कम नंबरात हासिल करूँगा तो जो है उस्ताद की नज़र में मैं अच्छा बच्चा नहीं रहूँगा या फिर सब मुझ पर हंसेंगे। ये जो ईगो का जो है नज़रिया, यहाँ पर जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है मोटिवेशन उतना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो है आखिरी जो स्ट्रैटेजी है मोटिवेशन की वो है प्रोवाइड रियल लाइफ एंड सिम्बॉलिक मेथड्स मॉडल्स। यहाँ पर हकीकी ज़िंदगी और अलामती मॉडल फ्राहम करना। यहाँ पर हमें हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उन्हें एज ए एलुमनी एसोसिएशन में हम शामिल करते हैं, उन्हें बुलाकर हम मोटिवेट कर सकते हैं। ये भी एक आम तालिब इल्म था या फिर गिफ्टेड था, इसके मेहनत के ज़रिए इसने हासिल किया, या फिर हम साइंस पढ़ाते वक्त साइंसदानों की जो है लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ हिस्ट्री बोलकर जो है हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये जो तमाम स्ट्रैटेजीज़ हैं ये मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जो पहला जो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दूसरा यूज़ ऑफ प्रेज एंड ब्लेम, तीसरा सक्सेस एंड फेल्योर, नेक्स्ट चौथा नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, पांचवा जो है कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन, नेक्स्ट छठवां लेवल ऑफ एस्पिरेशन, सातवां जो है ईगो इन्वॉल्वमेंट, नेक्स्ट आठवां प्रोवाइड रियल लाइफ एंड सिम्बॉलिक मॉडल्स। इन तमाम स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके एज ए टीचर आप अपने तालिब इल्म को या फिर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल देखिए, मोटिवेटिंग टेक्निक कौन सी नहीं है? जो हम 8 पढ़ चुके हैं इसमें से कौन सी नहीं है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट तो है, नेक्स्ट कोऑपरेशन भी है, नेक्स्ट नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स भी है। यहाँ पर आखिरी देखिए नॉट अप्रिशिएटिंग देयर अचीवमेंट्स। अगर हमें उनका अचीवमेंट रिकग्नाइज करके उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो लो फील करेगा, या फिर जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जो है नॉट अप्रिशिएटिंग, इनको नहीं सराहना, इनके अचीवमेंट पर या फिर इनके हासिल करदा नंबर पर या फिर इनके हासिल करदा सलाहियत पर हम अगर इन्हें नहीं सराहेंगे तो ये मोटिवेशन नहीं होगा। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, मेमोरी पर है। मेमोरी का मतलब जो है याददाश्त। यहाँ पर जो है 2 अक़साम की मेमोरी है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ को देखते हैं या फिर किसी एक शख्स से मुलाकात होती है तो वो हम चंद अरसे बाद उसे ख़ुद ब खुद भूल जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। या फिर हम कुछ पढ़ते हैं जिसमें हमें शायद ही इंटरेस्ट ना हो, एक बार वक्ती तौर पर पढ़कर उसे एग्ज़ाम होते ही फिर से भूल जाते हैं, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। वही लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है हमेशा हमें याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी शख्स को हर रोज़ देखते रहते हैं या फिर किसी साइन बोर्ड को या फिर किसी रास्ते को या फिर किसी व्हीकल को, एक चीज़ को जो है हमेशा देखते रहते हैं, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी के साइकिल्स को रिपीट किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैथमेटिक्स में एक फार्मूला, हम रोज़ाना उस फार्मूले को दोहराते रहते हैं तो शॉर्ट टर्म से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। या फिर अगर सोशल साइंस में डेट्स या फिर ईस्वी होते हैं, इनको हम रोज़ाना दोहराने से जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर द वर्ड मेमोरी लिटरली मीन्स याददाश्त का मतलब है लॉन्ग रिमेम्बरेंस, मतलब हमेशा या फिर लंबे अरसे तक याद रखने को हम मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी इज, जो यहाँ पर वर्किंग मेमोरी मतलब हमेशा जो काम में रहती है वो मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये चंद वक्फे के लिए उतना ही रहती है, किसी चीज़ को देखना है फिर किसी चीज़ को सीखना, जो सेशंस रिपीट नहीं होते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर हम उसे भूल जाते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगेन देखिए ये क्वेश्चन भी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी पर ही। मेमोरी विच होल्ड्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंसरी मेमोरी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर सेंसरी मेमोरी से हम कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ चीज़ सीखते हैं, वो रिपीट नहीं होती, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम किसी नए रास्ते पर जा रहे हैं तो आप गूगल मैप को जो सही या फिर टेक्नोलॉजी को एक साइड में रखकर सोचिए। तो यहाँ पर आप किसी रास्ते जा रहे हैं तो सेंसरी मेमोरी मतलब आप आँखों से देखते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। ये जो है सिर्फ एक बार आपने उस रास्ते पर सफ़र किया है। तो अक्सर मतलब यहाँ पर कुछ गिफ्टेड होते हैं जिन्हें हमेशा याद रहता है, तो इनकी मिसाल नहीं है, एक एवरेज पर्सन की मिसाल। अगर उसी रास्ते से हम 10 साल बाद गुजरें तो शायद ही हमें कन्फ्यूजन स्टार्ट होता कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर सेंसरी मेमोरी हम आंखों से देखकर यहाँ पर हासिल कर रहे हैं कि ये रास्ता जाने का सही है। फिर 10 साल के बाद हमें ये याद नहीं रहता, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। अगर इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है तो उसी रास्ते पर मुझे बार बार घूमना फिरना चाहिए या फिर मुझे एक रूट मैप बनाना चाहिए जो हमेशा मेरे लिए आसान हो। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो सेंसरी मेमोरी से हासिल होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट देखिए, पार्ट ऑफ मेमोरी इन विच इंफॉर्मेशन इज़ रिटेन्ड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर जो क्वेश्चन में ही क्लू दिया गया है, हिंट दिया गया है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे तक कायम रहने वाली मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी को हमें इम्प्रूव करना चाहिए या फिर इसे एग्जिबिट करना चाहिए तो जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है हमें साइकिल्स को जो है रिपीट करना चाहिए। यहाँ पर एक फार्मूला हो सकता है, हमें लिख कर याद कर सीख सकते हैं, या फिर एक डायग्राम होता है उसे ड्रॉ करके सीख सकते हैं, या फिर मैप ऑफ इंडिया जो बच्चा जो है पूरा हाई स्कूल सेशंस में सीखता रहता है तो यहाँ पर हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है। या फिर नेशनल एंथम हम हमेशा डेली जो है इसे रिसाइट करते रहते हैं 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में, तो ये जो है हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है लंबे अरसे तक हमें ज़हन में रहता है। यहाँ पर जो देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस मेमोरी। मेमोरी जो है 2 टाइप्स की मेमोरी में जो है इंटरेस्ट आता है। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं तो वो लंबी मेमोरी में जाता है। मोटिवेशन, यहाँ पर जो है अगर किसी ने हौसला अफजाई की है तो हम सीखने के अमल में भी इंटरेस्टेड होते हैं तो मेमोरी भी ज़्यादा होती है। फिर अटेंशन, आप कितने ख्याल या फिर कितने ध्यान से सुनते हो इसके ऊपर भी मेमोरी डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो आप एक बार देखकर मैच के स्कोर्स आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। वही आप मैथमेटिक्स में अगर वीक हों तो 10 बार पढ़ने से भी शायद आपको कुछ समझ में आए। तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। फिर अटेंशन का मतलब जो है ध्यान। हमारे यूजुअली स्टूडेंट जो है स्टोरी टेलिंग को बहुत ध्यान से सुनते रहते हैं तो उन्हें स्टोरी अच्छी तरीके से याद रहती है। वही हम कुछ थियरी, डाल्टन्स थियरी या फिर बोर्स मॉडल की जो थियरी एक्सप्लेन करते हैं तब उन्हें अच्छे तरीके से ध्यान में नहीं रहती क्योंकि वो अटेंशन या फिर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर हेरिडिटी जो है वो मेमोरी के लिए असरअंदाज नहीं होती। अगर आपके माँ बाप अच्छे मेमोरी या फिर याददाश्त के मालिक हों तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी चीज़ों की याददाश्त के मालिक हों। तो जो मेमोरी जो है उसे डायरेक्टली जो है रिपीटेशन सेशन, जितना आप रिपीट करते हो या फिर जितना आप दोहराते हो उतना ज़्यादा देर तक वो याद रहता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाई, यहाँ पर एक माहिर नफ्सियात का नाम या फिर साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया गया है, एटकिंसन शिफिन का। तो यहाँ पर
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है, इंफॉर्मेशन हम सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए देखते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी जो में जाता है। ये जो चक्कर है, ये जो साइकिल है, वो किसने एक्सप्लेन किया था? यहाँ पर जस्ट आपको इजी क्वेश्चन है, माहिर नफ्सियात का नाम, यहाँ पर माहिर नफ्सियात का नाम आपको याद रखना है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्जेशन, या फिर जो सेंसरी ऑर्गन्स से आप जो मेमोरी को कैच करते हो, वो साइकिल्स किस तरह रिपीट होते हैं, शॉर्ट टर्म या फिर टेम्प्रोरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में किस तरह जाता है। तो इस साइकिल को इस माहिर नफ्सियात एटकिंसन ने जो है नज़रिया पेश किया था। तो आपको यहाँ पर जस्ट नज़रिया वाले माहिर नफ्सियात का नाम याद रखना है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी के स्टेप्स दिए गए हैं, जहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर द टाइम बीइंग मेमोरी होती है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, हम डायरेक्टली सही जवाब पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, सेलेक्टिव अटेंशन, एनकोडिंग, रिटेंशन, रिहर्सल एंड रिट्राइवल फ्रॉम एसटीएम। एसटीएम का मतलब जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो यहाँ पर याद रखने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्टिव अटेंशन एनकोडिंग करना चाहिए। तो सेलेक्टिव का मतलब वो चुनिंदा तौर पर, यहाँ पर हर एक शख्स को हर एक फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब वही है। एनकोडिंग, रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब कितना हम उसको ग्रास्प कर चुके हैं, कितना हमें याद है, उसे हमें जो है एनकोड करना है। फिर रिहर्सल का मतलब जो है सेशंस जो है याद करने के रिपीट करना चाहिए। देन रिट्रीवल फ्रॉम एसटीएम मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही जवाब है। द मेथड ऑफ मेमोराइजेशन विच प्रोवाइड्स कंटिन्यूस अप्रेजल इज़, जो यहाँ पर है याददाश्त दोहराने के या फिर याददाश्त को ज़्यादा करने का तरीक़े दिए गए हैं। इसमें सबसे सही है रेसिटेशन या फिर देखकर पढ़ना। आप रोज़ जो अक्सर हम प्राइमरी लेवल में करते हैं, बच्चे अक्सर किताब देख कर नज़में पढ़ते पढ़ते दिन ब दिन पढ़ते जाते हैं, तो ये हमेशा परमानेंट मेमोरी में जाती है। तो रेसिटेशन का मतलब है बार बार दोहराना, देख कर दोहराने को रेसिटेशन कहते हैं। जितनी ज़्यादा बार आप दोहराते हो उतना ज़्यादा देर तक वो आपको याद रहेगा, या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में आसानी से चला जाएगा। यहाँ पर पार्ट एंड होल मेथड जो है, फॉर एग्जांपल एक फ्लावर का हम हिस्सा, फ्लावर की एक फूल की पंखड़ी लेकर हम इसे, ये पार्ट होता है, तो ये तमाम पूरा हिस्सा मिलाकर फूल होता है, ऐसे इसको हम पार्ट एंड होल कहते हैं। रोट लर्निंग का मतलब जो है जिसे हम बाय हार्ट सिस्टम भी कहते हैं, रट्टा मार वाला सिस्टम जो होता है, रोट लर्निंग जो होता है, ये तीनों ऑप्शंस जो है नहीं आते हैं। देख के जितनी बार आप दोहराते रहते हो उतना अच्छा आपको याद रहता है। यहाँ पर अगला सवाल, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी, जो है ये याददाश्त के अहम जुज़ या फिर अहम अज्जा जो हैं वो एनकोडिंग है। सबसे पहले डीकोड करना, अपनी जो भी हम सीखते हैं या फिर जो भी देखते हैं तो अपने तरीक़े से हमारा दिमाग उसे एनकोड करता है या फिर डीकोड करता है। तो यहाँ पर उसके बाद स्टोरेज, इसका जो है ज़ख़ीरा होता है। रिट्रीवल का मतलब जब भी ज़रूरत है उसे दोबारा से हम हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर बच्चा एक कागज़ की नाव बनाना सीखता है तो पहले एनकोडिंग सीख लेता है, वो दिमाग में ज़ख़ीरा करता है। तो चंद अरसे बाद या फिर बचपन में हमेशा खेल खेल के जो है इसका बचपन गुजर जाता है। जब ये नेक्स्ट बड़ा होता है तो शायद जब भी बच्चे इसे कागज़ की बोट बनाने की फरमाइश करते हैं तो रिट्राइवल में जाता है, कहीं माजी के धुंधली यादों से वो वापस उसे हासिल करता है। हाँ, बचपन में मैं ऐसे कागज़ की नाव बनाया करता था, जो है रिट्राइवल का मतलब जो है वापस से दोबारा से हासिल करना। नॉन इंटेंशनल फॉरगेटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर नॉन इंटेंशनल का मतलब जो है यहाँ पर हमें मकसद के साथ नहीं करते या फिर ध्यान रख कर नहीं, बिना ध्यानी, बेध्यानी में। नॉन इंटेंशनल का मतलब जो है बेध्यानी या फिर बेमकसद में जो हम चीज़ें भूलते हैं उसको जो है पैसिव फॉरगेटिंग या फिर नेचुरल फॉरगेटिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर किसी तालिब इल्म को
अगर कोई भी सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट नहीं है तो हाई स्कूल तक वो ऐसे मैंडेटरी या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट समझकर पढ़ता है। उसके बाद वो उस सब्जेक्ट को भूल जाता है। या फिर स्विमिंग क्लासेस होते हैं, किसी को स्विमिंग करना पसंद नहीं रहता है, वो ज़बरदस्ती जो है कॉम्पीट करता है, तो फ्यूचर में जाकर उसे इंटरेस्ट नहीं होता है। या फिर कोई भी चीज़, कोई भी स्किल, फॉर एग्जांपल क्राफ्ट वगैरह में अगर कोई इंटरेस्ट नहीं हो तो वो, या फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं हो, फॉर्मूले सीख के वहीं पे भूल जाता है। या फिर वो, उसका मकसद भूलना नहीं होता है। ये हम क्यों भूलते हैं? बिकॉज हम इसको रिपीट नहीं करते। परमानेंट मेमोरी में या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना चाहिए तो हमें से परमानेंट सेशंस ऑफ रिपीटेशन होना चाहिए। तो जो फॉर्मूलेस हैं हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, या फिर क्राफ्ट के जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम यूज़ नहीं करते, तो ये पैसिव और नेचुरल फॉरगेटिंग की मिसालें हैं। अगला सवाल, अमॉन्ग द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी आर। यहाँ पर याददाश्त को ज़्यादा करने के लिए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये तमाम तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। ओवर लर्निंग के मतलब ज़्यादा सीखना या फिर हद से ज़्यादा सीखना। अगर हमें पता होता है हमें पास होने के लिए क्वेश्चन आता है, या फिर मुझे रियल लाइफ में ये सिचुएशन सीखनी होगी, फॉर एग्जांपल क्राफ्ट में स्टिचिंग, मुझे स्टिचिंग रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत है, ये मुझे सीखना ही है, तो ओवर लर्निंग करते हैं, हम बार बार सीखते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड टू फ्रेज़। जो है ये फर्स्ट पहला लेटर्स यूज़ करके हम एक फ्रेज़ या फिर जुमला बनाते हैं, उसको हम निमोनिक्स कहते हैं। तो हमारे जो सेंटेंस होता है, जो हमें याद रखना होता है, वो तमाम वर्ड्स का जो है फर्स्ट लेटर हम हासिल करके एक जगह लिखते हैं, इसको जो है एक फ्रेज़ में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर सोशल साइंस टीच करते वक्त या फिर फिज़िक्स टीच करते वक्त आपको बच्चों को एट ए प्राइमरी लेवल जो है स्टूडेंट्स को या फिर सेकेंडरी लेवल में भी आप यूज़ कर सकते हो, प्लैनेट्स के नाम ऑर्डर में याद कराने हैं, तो आप इस जुमले को यूज़ कर सकते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। यहाँ पर माई का मतलब यम से जो है मर्क्यूरी आता है, वेरी से जो है वीनस आता है, एजुकेटेड ई से अर्थ आता है, मदर से मार्स आता है, जस्ट से जुपिटर आता है, सर्व्ड से सैटर्न आता है, अस से यूरेनस आता है, यन से जो है नूडल्स आता है। तो इस तरह के निमोनिक्स जो है बच्चों के लर्निंग बाय प्लेइंग जो मेथड करते हैं, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में हम इस तरीके के निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो जहाँ पर सेंटेंस देखिए कितना अच्छा है, मैं वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। यहाँ पर हमेशा जो है बच्चों को याद रहता है प्लैनेट्स के नेम्स किस ऑर्डर में आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर रिपीटेड सेशंस ऑफ एनीथिंग लर्निंग जो है वो मेमोरी को इंक्रीज करती है। सो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, सो वी हैव टू चूज ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलाई और रेंज ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड। यहाँ पर जो है स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स का मतलब आप पहले ही जान चुके हैं। स्टिमुलाई जो होता है उकसाव होता है, रिस्पॉन्स जो है वो एक रद्दे अमल। तो यहाँ पर रद्दे अमल के ज़ाहिर करने के लिए आपको हमेशा एक उकसाव का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक सांप को देखते हैं तो उस जगह से खामोशी से हट जाते हैं। ये सांप जो है ये स्टिमुलाई है, हमारा हटना जो है वो रेस्पॉन्स जो है। तो हमारा सांप को जो देखना है वो उकसाव है, हमारा उस सिचुएशन से हट जाना जो है रद्द अमल है। तो यहाँ पर चंद एक सिलेक्टिवली स्टिमुलस को जो है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स करते हैं, उनको अटेंशन या फिर ध्यान। तो देखिए, चंद एक तलबा जो है वो मैथ्स के पीरियड में ध्यान से सुनते रहे, चंद एक तलबा जो है सोशल साइंस के फील्ड में या फिर स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में जो है ध्यान से सुनते रहते हैं। अगर कोई बच्चा मैथ्स नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुंद ज़हीन है, या फिर कोई सोशल साइंस में अटेंशन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो कुंद ज़हीन नहीं। यहाँ पर हर एक का अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं हम उसे मोटिवेशन कहते हैं, या फिर अटेंशन कहते हैं। अटेंशन का मतलब ध्यान। जिस फील्ड में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो वहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और आसानी से याद रखते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट,
एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन अटेंशन, जो है अटेंशन को इंक्रीज़ करने के लिए, फिर ध्यान को इंक्रीज़ करने के लिए इंटेंसिटी एंड साइज़ ऑफ स्टिमुलस जो है वो होता है। इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा गहराई से आप उसे उकसा रहे हैं इसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट को जो है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मुझे उसे ज़्यादा शिद्दत से उकसाना चाहिए, मतलब तुम कर सकते हो, तुम इतने वक्त में इतना भाग सकते हो। या फिर कोई स्टूडेंट जो गिफ्टेड है या फिर किसी मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है तो मुझे इंटेंसिवली शदीद तौर पर उसके जो है अटेंशन, उसके ध्यान को अपने तरफ करना है, तुम कर सकते हो, ये जो है इंटेंसिटी है। फिर रिपीटेशन, मुझे अपने ही सेशंस बार बार दोहराने हैं। फिर मोमेंट हरकत में आना चाहिए। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो इंटेंसिटी या फिर ध्यान को जो है ज़्यादा करते रहते हैं। अगर एक ही जगह पर एक ही किसी नुक्ता पर मरकूज़ होकर हम इंटेंस नहीं करते, यहाँ पर मोमेंट्स भी होने चाहिए। सो ऑल ऑफ दी अबव जो है ये तमाम जवाब सही हैं। यहाँ पर अमॉन्ग द फॉलोइंग मेथड्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास रूम, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए एज ए टीचर हम क्या क्या कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो यहाँ पर देखिए बोरिंग सा लेक्चर मेथड। फिर इस यूट्यूब के ज़माने में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता है अगर ये लेक्चर मिस हुआ तो भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे पर्सपेक्टिव या फिर ऐसे थिंकिंग के टाइम पर जो है एज ए टीचर इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो यहाँ पर मुझे ऐसे यूज़ ऑफ ये ऑडियो विजुअल एड्स या फिर टीचिंग एड्स यूज़ करने होंगे जो स्टूडेंट्स को मेरी तरफ अट्रैक्ट या फिर हमारे क्लास के तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। हाँ, इनकी क्लास इंटरेस्टेड है, यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमारी क्लास के तरफ जो हम उन्हें खींचने के लिए, ध्यान खींचने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स हैं। फिर यहाँ पर यूजिंग ड्राइंग्स का मतलब जो है कोई खाका या फिर फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स वगैरह। तो यहाँ पर स्टूडेंट को एक पेज जितना देखकर कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ पर हमें माइंड मैप ड्राइंग्स के थ्रू ईजी एक ट्री की तरह या फिर कुछ और माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह डालकर उसे अपनी तरफ इंटरेस्ट कर सकते हैं। फिर पर्पसफुल मोमेंट है। पर्पसफुल मोमेंट मतलब जो हमारे कदम या फिर हमारा जो मकसद होता है वो पर्पसफुल होना। अगर स्टूडेंट को लगना चाहिए हाँ इससे को सीखने से मुझे एग्ज़ाम में कोई हेल्पफुल होगा या फिर रियल लाइफ में मुझे इससे यूज़ होगा, ये थिंकिंग जगाना है, तो इसका जवाब भी जो है ऑल ऑफ दी अबव सही जवाब है। यहाँ पर सोशोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, जो यहाँ पर सोशोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब समाजी फैक्टर्स जो सीखने में मददगार साबित होते हैं, यहाँ पर सभी हैं। स्कूल का माहौल भी ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर मोटिवेशन ज़रूरी है। देन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, सज़ा एंड जज़ा, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स यहाँ पर होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर चाइल्ड सेंटर्ड हमारा करिकुलम और हमारा टीचिंग अप्रोचेस होना चाहिए। ये स्टूडेंट को है ना लर्निंग में इंटरेस्ट आना चाहिए, हाँ मुझे सीखना है। यहाँ पर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस यूज़ करते हैं, यहाँ पर बच्चा सोचने की सलाहियत उसमें ज़्यादा होती है, तब वो खुद सीखने में एक एतमाद पैदा होता है। तो स्कूल का माहौल। फिर यहाँ पर जो है घर का माहौल, घर में उसको जो है माँ बाप अगर पढ़े लिखे हों तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, या फिर इख्तलाफात घर में नहीं हो, पुरसुकून माहौल है तो जो है आसानी से सीख सकता है। चंद एक मरतबा जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं बिकॉज़ घरेलू कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन में इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जो लर्निंग जो है स्कूल, होम या फिर रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, टीचर्स, ये तमाम जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारा इंक्लूसिव करिकुलम जो है अलग अलग टाइप के बच्चों के लिए होता है। तो इसमें जो है गिफ्टेड आते हैं, एवरेज, बिलो एवरेज एंड सम आर मेंटली रिटार्डेड। इन तमाम को छोड़कर भी बच्चों का एक ऐसा ग्रुप है जो ऑलरेडी जहानत रखते हैं, मे बी समटाइम्स वो गिफ्टेड में भी आ सकते हैं ऐसे बच्चे जिन्हें हम माल एडजस्टेड स्टूडेंट्स कहते हैं, या फिर इनके क्लैशेस हुए हों फैमिली में माँ बाप के दरमियान, या फिर कुछ और क्लैशेस यहाँ पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर कुछ वॉर हो या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हो, ऐसे बच्चे जो है माल एडजस्टेड होते हैं। तो इन्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कुंद ज़हीन है। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स जो है बच्चे के लर्निंग पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है इसका लर्निंग के बारे में है। यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। पहला जो है पॉजिटिव ट्रांसफ़र जिसको हम मुस्बित मुंतकली कहते हैं। दूसरा जो है नेगेटिव ट्रांसफ़र जिसे हम मुनफी मुंतकली कहते हैं। आखिरी जो है ज़ीरो और न्यूट्रल ट्रांसफ़र जिसे हम सिफर या गैर जानिबदार कहते हैं। तो यहाँ पर मिसालों के ज़रिए हम देखते हैं। पहला सवाल देखिए, लर्निंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जो हम जमा और तफरीक़ को जो सीखते हैं मैथमेटिक्स में, वो हमें ज़रब और तक़सीम सीखने के लिए मददगार साबित होती है। इसे हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। यहाँ पर जो है मुस्बित असर पड़ रहा है। अगर एक बच्चे को जमा और तफरीक़ बहुत अच्छे से महारत से कर लेता है तो वो आसानी से तक़सीम और ज़रब की सलाहियत भी सीख लेता है। यहाँ पर रियल लाइफ की एग्जांपल अगर देनी हो तो अगर किसी को साइकिल अच्छा चलाना आता है तो वो मोटर बाइक या फिर एनी अदर व्हीकल सीखने में उसे 2 व्हीलर बहुत आसानी होती है। ये पॉजिटिव लर्निंग की मिसाल है। यहाँ पर अगला सवाल है, लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज़ इनहिबिटेड बाय मदर टंग, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफ़र इज़। यहाँ पर जो है अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो कहीं डिस्टर्बेंस मुझे अपनी मदर टंग में कन्फ्यूजन होता रहता है, क्योंकि मैं डेली लाइफ में हम जो है हम अपनी मदर टंग यूज़ करते रहते हैं। तो एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखते वक्त अक्सर ये जो हमारे लैंग्वेज का ग्रामर है या फिर डेली यूज्ड वर्ड्स होते हैं वो हमें कहीं मिसमैच करके कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं। इसे नेगेटिव ट्रांसफ़र हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब ऑटो गियर व्हीकल्स जो होते हैं, मतलब उनमें हमें गियर डालने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटो गियर्ड होते हैं। ऐसे व्हीकल्स ड्राइव करके हमें गियर्ड व्हीकल्स यूज़ करने में कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर जिसमें गियर नहीं होते या फिर ऑटो गियर होते हैं, ऐसे व्हीकल्स यूज़ करके हम या फिर मैनुअल गियर्ड व्हीकल्स जो यूज़ करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। एक और मिसाल जो है, आप यहाँ पर राइट साइड ड्राइविंग यूज़ करते हो, फिर किसी और मुल्क में जाकर अपने लेफ़्ट साइड पे ड्राइव करना होता है, तब आपके हाथों का मूवमेंट्स जो है वहाँ पर भी कन्फ्यूजन आपको स्टार्ट होता है। ये तमाम जो है नेगेटिव ट्रांसफ़र के मिसालें हैं। यहाँ पर एक सीखना जो है दूसरे सीखने पर डिस्टर्बेंस करता रहता है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एक सीखना दूसरे के लिए फ़ायदा देता है, नेगेटिव का मतलब एक सीखना दूसरे के लिए डिस्टर्बेंस देता है। तो यहाँ पर नेगेटिव ट्रांसफ़र की मिसाल जो है अपनी मदर टंग से डिस्टर्ब होना या फिर किसी और लैंग्वेज सीखते वक्त 2 लैंग्वेजेस में कंफ्यूज होना, ये जो है नेगेटिव ट्रांसफ़र की मिसालें हैं। एक और टाइप ऑफ ट्रांसफ़र जो है यहाँ पर है, लर्निंग अलजेब्रा डू नॉट अफेक्ट लर्निंग ऑफ ज्योग्राफी। तो यहाँ पर कोई तालिब इल्म जो अलजेब्रा में महारत रखता हो तो उसके ज्योग्राफी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ज़ीरो ट्रांसफ़र या फिर न्यूट्रल मतलब सिफर या गैर जानिबदार यहाँ पर मुंतकली हो रही है। अगर कोई मौसीक़ी अच्छे तरीक़े से सीखता है, रोज़ मौसीक़ी का जो है या फिर म्यूज़िक का रिहर्सल करता है, तो इसका मतलब ये है इसकी तैराकी की सलाहियत पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो कोई एक चीज़ का सीखना और एक चीज़ पर असरअंदाज नहीं होता। ये जो है ज़ीरो और न्यूट्रल ट्रांसफ़र की मिसाल है। तो ये तमाम सवाल थे लर्निंग के बारे में या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। सो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 जो है अब प्रीवियस वीडियो में फिर से एक बार देख लें। तो आई रिपीट हियर, लर्निंग इज़ नथिंग बट एक्टिव प्रोसेस बाय विच brings relative permanent changes in the behavior of learner through experience और प्रैक्टिस। तो मुताल्ले के ज़रिए या तजुर्बे के ज़रिए सीखे जाने वाले आमाल जो एक शख्स के बर्ताव में मुस्तक़िल तब्दीलियाँ लाते हैं, इसको ये अमल सीखना कहलाता है। तो लर्निंग इज़ नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमारे जो है बिहेवियर बर्ताव में जो है तब्दीली आनी चाहिए। किस तरह की तब्दीली? वो मुस्बित तौर पर यूजुअली होनी चाहिए, जो है हमें बार बार तजुर्बे से मिलती है या फिर मुताल्ले के ज़रिए मिलती है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस किए हैं, उसके मुताबिक जो मोटिवेशन है और टाइप्स ऑफ लर्निंग है वहाँ पर अक्सर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो एक जो है मैं अक्सर की बात कर रही हूँ
तो अक्सरियत पर मत जाइए, आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ कीजिए। अगर आपके पास वक्त नहीं हो या फिर आपके पास इतना हासिल रिसोर्स नहीं हो तो आप यहाँ पर देखिए मोटिवेशन में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में यहीं पर रिपीट हुए हैं पैटर्न। तो आप जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ध्यान से याद रखिए, ये जो है बाहरी तौर पर मिलता है मोटिवेशन या फिर माहौल के ज़रिए मिलता है, उस बेस पर आप फिर अपने क्वेश्चन से अटेंड करने हैं। नेक्स्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो कुदरती तौर पर या फिर एक तालिब इल्म के अंदर से आती है। मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है या फिर मुझे सबसे अलग दिखना, इनफरादियत बनानी है, ये जो सोचता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये इस 2 टाइप में क्वेश्चन आता है। एक और जो सवाल है जो अक्सर रिपीट हुआ है वो लर्निंग के बारे में। एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव का मतलब जो है एक सीखना और एक सीखने में मददगार साबित होता है। मुनफी का मतलब एक सीखना और एक सीखने में नुकसानदा होता है। तो नेक्स्ट ज़ीरो जो है वो गैर जानिबदार, किसी चीज़ का सीखना किसी और चीज़ सीखने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर है ना स्ट्रैटेजीज इन मोटिवेशन, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से जो आपको पॉइंट्स नोट डाउन करना है कर लीजिए। एग्ज़ाम के 1 दिन या 2 दिन पहले फिर से इस सेशन को रिपीट कीजिए। एंड फाइनली हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी साइकोलॉजी के टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो या क्वेश्चन पेपर्स में वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस अटेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं जस्ट उस टॉपिक का नाम। इंशाल्लाह हम उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या फिर कोई भी सवाल आपको अगर मालूम नहीं हो रहा है तो हमारे